हेलो फ्रेंड्स, मैं विधि आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम सीटेट 2022 की जो है तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसकी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए हमने CTP MCQ की सीरीज शुरू की है। आज हम छठी क्लास पे हैं। उससे पहले हमारी 5 क्लासें हो चुकी है। अगर आपने वो मिस की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप वहाँ जाके वो क्लासेस भी ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो लास्ट में क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी इंफॉर्मेशन अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। नीचे दी गई जो लर्निंग की स्टेटमेंट्स है उनमें से कौन सी कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए करेक्ट है, आपको वो बताना है। सबसे पहला, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल। लर्निंग जो है रिप्रोडक्शन और रिकॉल का प्रोसेस है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रूट मेमोराइजेशन। याद करने की प्रक्रिया को लर्निंग कहा जाता है। लर्निंग इज अ कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर बाय रिपीटेटिव एसोसिएशन। लर्निंग जो है बिहेवियर की कंडीशनिंग को कहा जाता है जो रिपीटेटिव यानी किसी चीज बार बार दोहराने से होती है। 4. लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय द एक्टिव एंगेजमेंट। लर्निंग जो है एक तरीके का प्रोसेस है जो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने का और जो एक्टिव एंगेजमेंट के द्वारा होता है। करेक्ट आंसर बताने के लिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सही आंसर है 4. लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। याद रखिए, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव की बात हो रही है लर्निंग के लिए, तो वो हमेशा जो है बच्चों को एक्टिव एंगेजमेंट की बात करता है। वो कहता है बच्चे खुद से जब तक वो करके नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, खुद क्रियाएं नहीं करेंगे, तब तक उनकी लर्निंग नहीं होगी। तो उनके लिए लर्निंग क्या है, जब तक बच्चा खुद आगे काम करेगा, किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, वो तभी सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विद एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल्स। जब क्लास में बच्चे को पढ़ाया जाता है तो बच्चे को कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, एग्जाम्पल सब दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? फर्स्ट, इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज। ये एक तरीके का इफेक्टिव वे है जो इनकरेज करता है कंसेप्चुअल चेंज में। सेकेंड, लीड टू कंफ्यूज इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट। ये बच्चे को कंफ्यूज करता है। थर्ड, कॉज गैप इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। ये बच्चों के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड ना करने का कारण हो सकता है। 4. फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज रेदर देन अ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये जो है अवधारणात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बजाय प्रोसीजरल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस करता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। पहले मैं देखती हूँ 2, उसको सबसे पहले अलग करती हूँ क्योंकि कंफ्यूजन जो है नहीं पैदा करते। एग्जाम्पल हम क्लियर करने को चीज़ों को देते हैं। तो सेकंड हमारा गलत है। थर्ड भी बिल्कुल गलत है क्योंकि वो जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं या नॉन एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे एक कॉन्सेप्ट से हमें दूर रखने का काम नहीं करते हैं। थर्ड और सेकंड हमारा बिल्कुल गलत है। अब आते हैं फर्स्ट और फोर्थ पे। हमारा 4 के अंदर जो है बात की जा रही है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बजाय प्रोसीजरल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करता है। जबकि आप याद रखिए, जब भी हम एक कॉन्सेप्ट को समझाने की बात करते हैं, चीज़ को क्लियर करने की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें नॉन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दोनों देने चाहिए। और हमेशा जो है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग को जो है अंडरस्टैंड किया जाता है, उस पे फोकस किया जाता है, बच्चे के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, ना कि उसमें के उसकी जो अवधारणाएं हैं उसको, प्रोसीजरल को हम कैसे करते हैं, कैसे सिखाते हैं, वो नहीं मैटर करता है। मैटर करता है बच्चे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो हमारा 4 भी इसलिए गलत होता है। लास्ट हमारा बचता है 1,
एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों ही बहुत अच्छा तरीका है किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का और बच्चे को इनकरेज करने के लिए, ताकि उसके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सही आंसर है 1 इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटली आस्किंग चाइल्ड टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटी इधर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन अ रिवॉर्ड। जब बच्चे को लर्निंग एक्टिविटी करवाई जाती है उस दौरान बच्चे को अगर पनिशमेंट बिल्कुल अवॉइड कर दिया जाए लेकिन लगातार उसको रिवॉर्ड दिया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट, डिक्रीज इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन, जो बाहर से मोटिवेशन दिया जाता है वो डिक्रीज कम हो जाएगा। सेकंड, इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो आंतरिक मोटिवेशन होता है वो बढ़ जाएगा। थर्ड, वुड इनकरेज चाइल्ड टू फोकस ऑन मास्टरी रेदर देन परफॉर्मेंस गोल, बच्चों को इनकरेज किया जाएगा मास्टरी के लिए, जो भी एक्टिविटी करे उसमें मास्टरी करने के लिए बजाय कि उसकी परफॉर्मेंस गोल को फोकस करने की। फोर्थ है हमारा डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरली इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग, बच्चे का जो डिक्रीज है वो हो जाएगा, जो नेचुरल इंटरेस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा और उसकी क्यूरियोसिटी जो किसी काम को लर्निंग को सीखने के लिए होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बात हो रही है पनिशमेंट ना देने की और रिवॉर्ड को बार बार देने की। रिवॉर्ड हमारा जो है हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, तो ये देखिए इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन यहाँ पर बाहरी की जो बात हो रही है वो कम हो रही है। जब मैं बाहर से रिवॉर्ड दे रही हूँ तो वो तो इंक्रीज ही होगा इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन, तो ये जो है फर्स्ट हमारा गलत होता है क्योंकि डिक्रीज नहीं हो सकता। सेकंड, इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन बढ़ेगा, तो याद रखिए जब भी मैं इंस्ट्रक्शन मोटिवेशन बार बार दे रही हूँ तो बच्चा उसके लिए काम करना शुरू कर देता है, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन मोटिवेशन है वो नहीं बढ़ता है, तो सेकंड भी गलत है। थर्ड जो है बच्चे को मास्टरी करने के लिए नहीं वो करता है बजाय कि परफॉर्मेंस गोल। रिवॉर्ड जब हम बच्चे को देते हैं और बच्चा उसके लिए काम करता है और बहुत ज़्यादा देते हैं तो उसकी क्या होता है कि वो उसके लिए काम करना शुरू कर देता है रिवॉर्ड के लिए। तो यहाँ पर जो है फोर्थ आंसर जो है सही है, मैंने अभी जैसे बोला कि वो रिवॉर्ड के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर नीचे क्या बोल रखा है कि अगर बार बार रिवॉर्ड दिया जाए और पनिशमेंट बच्चों को ना दी जाए तो जो बच्चे का नेचुरल इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाता है, उसका मन भी कर रहा होगा किसी चीज को करने के लिए लेकिन वो रिवॉर्ड के लिए काम करना शुरू कर देता है। उसकी जो किसी चीज में क्यूरियोसिटी होती है लर्निंग करने की वो भी उसकी धीरे धीरे कम हो जाती है क्योंकि वो रिवॉर्ड के लिए ज्यादा काम करना शुरू कर देता है। तो इसलिए कभी कहते हैं जब भी हम बच्चे को रिवॉर्ड्स देते हैं या इन्फोर्समेंट टेक्निक का यूज करते हैं तो उसे धीरे धीरे रिमूव करना, जिसे हम फेडिंग टेक्निक कहते हैं, तो वो करनी बहुत जरूरी होती है। जो चीज हम किसी बच्चे को सिखाने के लिए किसी चीज का सहारा ले रहे हैं तो उसे सिखाने के लिए, उसे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उसे धीरे धीरे रिमूव करना भी जरूरी है, नहीं तो बच्चा पूरी तरीके से उसी पे डिपेंड होके रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रॉम्प्ट मीनिंगफुल लर्निंग, जो नीचे दी गई टेक्निक्स है उनमें से कौन सी टेक्निक जो है मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करती है। फर्स्ट, corporal punishment, second cooperative learning environment, third continuous and comprehensive evaluation, fourth constant comparative evaluation। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। रखिए जब भी मीनिंगफुल लर्निंग को पनिशमेंट तो आपको सपोर्ट करता नहीं है, तो हमारा पहला जो है आंसर गलत है, यानी पहला आंसर गलत होते ही आप नीचे देख सकते हैं हमारा फर्स्ट और थर्ड गलत हो जाता है। अब बचे सेकंड और फोर्थ। सेकंड हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग बिल्कुल हमारा मीनिंगफुल लर्निंग को कोऑपरेट करता है क्योंकि बच्चे हमारा एक दूसरे से कर जो है एक दूसरे से देखकर बहुत जल्दी सीखते हैं, तो कोऑपरेट करते हुए बच्चे की बहुत सारी लर्निंग जो है होती है, मीनिंगफुल लर्निंग होती है। तो हमारा सेकंड ठीक है, दोनों के अंदर वो आ रहा है। उसके बाद थर्ड भी हमारा करेक्ट है,
कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है वो बिल्कुल हमारे मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करता है और बहुत अच्छा इवैल्यूएशन इस चीज़ के लिए माना जाता है। लास्ट है हमारा कंस्ट्रक्टिव कंपैरेटिव इवैल्यूएशन। यहाँ पर जब भी हम कंपैरेटिव की बात करते हैं, कंपेयर करने की बात होती है, तो वहाँ हमारा गलत होता है। हम कभी भी एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं करते, हमारी टीचिंग नहीं कहती, हमारा करिकुलम नहीं कहता कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से कंपेयर किया जाए, क्योंकि हर बच्चे की अपनी क्वालिटी है, यूनिक है। तो हमारा फोर्थ जो है गलत होता है, यानी हमारा फोर्थ गलत होते ही हमारा आंसर कौन सा सही निकलता है, हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन टीचर फैसिलिटेट अंडरस्टैंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन चिल्ड्रन। बच्चों के लिए जो डिफ़िकल्ट या बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट होते हैं उनको किस तरीके से एक टीचर इजी वे में अंडरस्टैंड बच्चों को करा सकती है। फर्स्ट, बाय डिलीवरिंग अ लेक्चर, एक लेक्चर लेकर। सेकंड, बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉम्पिटिटिव इवेंट्स, एक कंपटीशन या प्रतियोगिता रखकर। थर्ड, बाय रिपीटेटिव मैकेनिकल ड्रिल, जो बार बार किसी चीज़ को रिपीट या याद करवा के। 4, by providing opportunities for exploration and discussion। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसमें बहुत इजी आंसर था तो मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। रिपीटेटिव मैंने बोला, जहाँ जहाँ रिपीटेटिव आता है, चीज़ों को याद करने की बात आती है, रिकॉल करने की बात आती है, तो आंसर गलत होता है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव इवेंट्स रख के या मैं कोई प्रतियोगिता रख के चीज़ों को समझा नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ बच्चों के अंदर कंपटीशन ज़रूर पैदा कर सकती हूँ। तो इसलिए जो है सेकंड आंसर भी हमारा गलत है। बचता है हमारा लेक्चर और 4 हमारा एक्सप्लोरेशन और डिस्कशन। यहाँ पर जो आप लेक्चर की बात करें, एक्सप्लोर करें, डिस्कशन की बात करें, इनमें से सबसे ज़्यादा जो है मैंने पहले भी बताया था, हम बच्चों को खुद से चीज़ें सीखने का मौका देते हैं, तभी बच्चे जो है बात करते हैं। अभी हमने पहले भी किया है, इसमें एक्टिव एंगेजमेंट बच्चों का ज़रूरी है। लेक्चर के अंदर बच्चों का कहीं एक्टिव एंगेजमेंट नहीं आ रहा है, तो जहाँ बच्चे का एक्टिव एंगेजमेंट है वो सबसे बेस्ट आंसर माना जाता है। तो यहाँ पे एक्टिव एंगेजमेंट क्या होगा, दोनों में ही आ रहा है। एक्सप्लोरेशन में भी बच्चा एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को, और जब वो डिस्कशन करेगा वो भी, वो अपनी बात को रखेगा, फिर टीचर अपनी बात को रखेगा। तो इस तरीके से जो डिस्कशन होता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन इनकरेज चाइल्ड टू बिकम अ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर। एक प्राइमरी स्कूल की जो टीचर है वो बच्चों को एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के लिए किस तरीके से इनकरेज कर सकती है। फर्स्ट, ऑफरिंग मेटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड फ्रॉम एवरी स्मॉल टास्क, बच्चे को हर छोटे टास्क के ऊपर रिवॉर्ड देना। सेकेंड, एम्फसाइजिंग ओनली अ प्रोसीजरल नॉलेज, बच्चे को केवल प्रोसीजरल नॉलेज के लिए बल देना, महत्व देना उस पर। थर्ड, डिसमिसिंग आ पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर, बच्चा जब भी कोई आंसर दे उसे इनकरेक्ट हो उसे सीधा डिसमिस करो कि नहीं ये तुम्हारा आंसर गलत है। 4, encouraging child to make intuitive guesses and then brainstorming on the same, बच्चे को बार बार जो भी दे उसे गेस करने के लिए कहना, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना कि इसके अलावा और कौन सा आंसर होता है उसे बताओ। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बात पे रिवॉर्ड देना जो है, रिवॉर्ड देना मैंने पहले भी बताया है कि बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन हर बात पे रिवॉर्ड देना तो रिवॉर्ड की अहमियत ही नहीं रह जाती है। फर्स्ट गलत है। बच्चे को हम कॉन्सेप्ट नॉलेज देते हैं, बच्चे को इनकरेज करते हैं, एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के लिए जो है बहुत ज़रूरी है बच्चे को इनकरेज किया जाए, वो खुद से काम करे, खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो सिर्फ उसे एक नॉलेज देना प्रोसीजरल के किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ जो है सही नहीं है। उससे बच्चा जो है खुद से प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनेगा। थर्ड, बच्चा अगर इनकरेक्ट आंसर करे उसे पूरा डिसमिस अगर कर दिया जाए तो वो डीमोटिवेट होता है।
तो थर्ड भी आपका गलत है। तो सही आंसर आपका क्या आता है, 4 बच्चे को इनकरेज करना, वो खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करे, खुद से अपने ब्रेन को दिमाग लगा के एक क्वेश्चन का क्या क्या आंसर हो सकता है वो बताए, उसे नहीं आता तो वो गेस मारे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है चीजों को समझने और समझाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट द रैपिड पेस? फर्स्ट, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, सेकेंड, अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडल चाइल्डहुड, थर्ड, मिडल चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट, फोर्थ, एडोलसेंट एंड एडल्टहुड। आपका जो फिजिकल ग्रोथ होता है बच्चे का और डेवलपमेंट होता है वो कौन से पीरियड में बहुत ज्यादा स्पीड से जो है बढ़ता है? ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सिर्फ जो नीचे के ऑप्शंस हैं वो आगे पीछे कर देते हैं, या कभी सिंगल दे दिया, कभी स्पेसिफिक एज ग्रुप दे दिया। तो ध्यान से इस चीज को देखिए और साथ में ये भी देखिए कि कौन सी ग्रोथ पूछी गई है, फिजिकल ग्रोथ पूछी गई है, लैंग्वेज के माइलस्टोन्स पूछे गए हैं, किसके बारे में बात हो रही है, तो उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए क्वेश्चन करिए। पर ग्रोथ और डेवलपमेंट से जो है क्वेश्चन जो है 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ पर जो है याद रखिए, रैपिड प्लेस जो है सबसे ज्यादा इन्फेंसी स्टेज में फिजिकल ग्रोथ देखी जाती है और उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में भी जो फिजिकल ग्रोथ है सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो करेक्ट आंसर 1 है, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा जो प्रिंसिपल है वो डेवलपमेंट का नहीं है? फर्स्ट, डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, डेवलपमेंट जो है पूरी जिंदगी चलता है। सेकेंड, डेवलपमेंट इज मॉडिफाइएबल, जो डेवलपमेंट है वो चेंज होता रहता है। थर्ड, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। फोर्थ, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट डू नॉट इन्फ्लुएंस। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बिल्कुल सही है, जब तक हम रहते हैं तब तक हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमारी लर्निंग जो है होती रहती है, हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। डेवलपमेंट इज मॉडिफाइएबल, बिल्कुल ये चेंजेबल है, इसमें प्रयत्न होता रहता है कि आज मैंने कुछ सीखा है उसके बाद मैं कुछ और सीखूंगी तो उसमें चेंज होता चला जाता है, मेरा कॉग्निशन जो है एक जगह स्थिर नहीं रहता, चेंज होता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट है जिसमें हमारा जो है चेंज होता रहता है, मॉडिफाई होता रहता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बिल्कुल दोनों से होता है। हेरिडिटी अगर मेरे पेरेंट्स में है कि उनकी हाइट छोटी है तो छोटी होगी, उनके हेयर कलर जो है ब्लैक है तो मेरा भी हो सकता है हेयर कलर ब्लैक हो। तो हेरिडिटी हमारे में आती है, डेवलपमेंट हमारा जो है होता चला जाता है। अगर उनका एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है, लाइक एग्जांपल के तौर पर अगर हमने देखा है कि नेपाल के अंदर जो है आंखें छोटी होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो इन्वायरमेंट का फैक्टर है, सिर्फ एक नहीं, सभी जो नेपाल के वाली साइड के जो लोग हैं या चाइना के जो लोग हैं उनकी थोड़ी सी आंखें, उनकी फेस कट एक जैसा सा लगता है, देखते हमें पता लग जाता है कि ये जो है नेपाल वाली साइड के जो है पर्सन है या दार्जिलिंग की, सिक्किम के, उन सबकी थोड़ा सा सिमिलर सी है। तो यानी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी फैक्टर होता है डेवलपमेंट का। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट इन यूनिवर्सल, डेवलपमेंट जो है हमारा यूनिवर्सल है एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट डू नॉट इन्फ्लुएंस, जो विकास है वो यूनिवर्सल होता है, सारा जो है सबका एक जैसा होता है, ये कल्चरल जो है उसको इन्फ्लुएंस नहीं करता। बल्कि यहाँ पर जो मैं बात करूँ कि कल्चर की वजह से भी हमारा डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होता है, हमारी जैसी संस्कृति होगी, इंडियन का कल्चर जैसा है वैसे ही इंडियन जो है डेवलप होते हैं, उनकी विकास उसी तरीके से होता है, उनका कॉग्निशन उन्हीं तरीके से होता है, लैंग्वेज उसी तरीके से वो डेवलप होती है। कहीं आप बाहर जाएंगे वहाँ का कल्चर अलग है तो वहाँ की लैंग्वेज अलग तरीके से डेवलप होगी, वहाँ का जो बच्चों का कॉग्निशन है वो अलग तरीके से डेवलप होता है। तो कहीं ना कहीं कल्चर इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पर जो है हमें
फर्स्ट 2 3 तीनों जो है डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं, सही है, लेकिन 4 जो है वो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। तो यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है, क्योंकि मुझे नहीं बताना है, तो 4 हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिविजुअल वेरिएशंस इज, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है या वेरिएशंस है उसका प्राइमरी कॉज क्या है। फर्स्ट, द जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स, जो पेरेंट्स द्वारा हमें बर्थ से ही जो जीन्स मिलते हैं या जेनेटिक कोड जो रिसीव होते हैं वो कारण है। सेकंड, द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक, जब पैदा होते हैं तो हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी वजह से। द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से। फोर्थ, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट है और हेरिडिटी के बीच में जो कॉम्प्लेक्स है इंटरप्ले, जो एक दूसरे रोल करते हैं, उसकी वजह से। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हमारे जो जीन्स हैं उसकी वजह से जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है, हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस हमारे एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ प्राइमरी कॉज पूछा गया है, रीज़न पूछा गया है, तो हमारा जो प्राइमरी कॉज है वो मेनली इंडिविजुअल डिफरेंस जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के जो इंटरप्ले रोल होता है, उनका कॉम्प्लेक्स होता है कि हेरिडिटी में अपने आप जेनेटिक और जीन्स आ जाते हैं और इन्वायरमेंटल में हमारी सारी चीज़ें आ जाती हैं, उन दोनों की वजह से होता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज। यहाँ पर हाँ याद रखिए प्राइमरी नहीं पूछा हुआ है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज पूछा हुआ है। तो बच्चे की, चाइल्ड की सोशलाइजेशन की सेकेंड सोशलाइजेशन एजेंसी कौन सी है। फर्स्ट, फैमिली एंड नेबरहुड। सेकेंड, फैमिली एंड मीडिया। थर्ड, स्कूल एंड मीडिया। फोर्थ, मीडिया एंड नेबरहुड। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। है और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी जो है हमारी स्कूल मानी जाती है, क्योंकि बच्चा पहले फैमिली में आता है और उसे इंटरेक्ट करना सीखता है और उसके बाद सीधा वो स्कूल जाता है, तो वहाँ पे इंटरेक्ट करना जो है सीखता है। तो सही आंसर इसमें स्कूल जो है सबसे पहले दे रखा है 3 में, तो सही आंसर है स्कूल एंड मीडिया। आज के यहाँ क्वेश्चन खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट आपको पीछे के क्लियर हुए होंगे। अगर पसंद आए हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आपके फ्रेंड भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जाने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जल्दी से, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।